हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। कल हम लोग पॉलिटी खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरिस्टोनेज एरेटोस्थेनीज एक ग्रीक विद्वान ने किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो और ग्राफोस से प्राप्त किया गया। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ पृथ्वी का वर्णन होता है। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसको दो विचारधाराएं थी। एक था संभववाद। संभववाद इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्राकृतिक प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेता बाइडल, डी लॉ, ब्लॉस और फ्रेबे। तो डायरेक्ट ब्लॉस और फ्रेबे याद कीजिए, संभववाद के समर्थक ब्लॉस और फ्रेबे। दूसरा है निश्चयवाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं रिटल, रैटजेल, एलन सैम्पुल और हटिंगटन। अब देखते हैं भूगोल के जनक हिकेटियस। वर्तमान भूगोल के जनक है एलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट और व्यवस्थी भूगोल के जनक है एरेटोस्थनीज। भौतिकी भूगोल के जनक है पोलिडोनियम। सांस्कृतिक भूगोल के जनक है कार्ल ओ सावर। गणितीय भूगोल के संस्थापक हैं थेल्स व एलेक्जेंडर। अब विश्व ग्लोब निर्माता है मार्टिन बेहम। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता है एलेक्जेंडर। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार है स्ट्रैबो। अब देखते हैं भूगोल की कुछ परिभाषा। भूगोल एक ऐसी स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। इसको बोला था स्ट्रैबो। दूसरा है भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है। इसको कहा था क्लेडियस और टॉलमी। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है। इसको कहा था क्लेडियस और टॉलमी। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं, उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। कार्ल लिटर कहा था इसको। और भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। आर्थर होम्स इसको कहा था। अब देखते हैं ब्रह्मांड। अस्तित्व, मान, द्रव्य और ऊर्जा से सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न है। पहला सिद्धांत है महाविस्फोटी सिद्धांत। एब जॉर्ज लेमेंथियर। महाविस्फोटी सिद्धांत कौन दिया था? एब जॉर्ज लेमेंथियर। समयावस्था, सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना ये दिया था थॉमस गोल्ड एवं हर्बन बॉर्डी। समयावस्था, सतत दृष्टि सिद्धांत, स्थिर अवस्था संकल्पना ये दिया था थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉर्डी। दोलन सिद्धांत दिया था डॉक्टर एलन संडेजा। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा। स्फीति सिद्धांत दिया था एलेन गुथ। स्फीति सिद्धांत एलेन गुथ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटी सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंथियर ने किया। बाद में रॉबर्ट बेगोनेर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की।
अब देखते हैं महाविस्फोटी सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, तापमान तथा घनत्व अनंत था। दूसरा है अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिससे महाविस्फोटी ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया। इसका अचानक विस्फोट से पदार्थ का बिखराव हुआ, जिसमें सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहों से अनेक परमाणु पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोटी की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोटी के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात, यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ। आज से 4.5 अरब वर्ष सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसे निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। नासा ने 2001 में मैप यानी माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की। अब देखते हैं ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हबल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जाता है। अब देखते हैं नोट में नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों में बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को इसका आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 ईस्वी के निधन के पश्चात उनके सम्मान में मैप उपग्रह का 11 फरवरी 2003 को मैप यानी विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब रखा गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज हैड्रॉन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। सितंबर 2008 में यह प्रयोग असफल हो गया। 2008 में असफल हो गया था। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। सेरेन ने 4 जुलाई 2012 ईस्वी को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इसे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। नोट में दिया हुआ है, ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कोस्मोलॉजी समझाते हुए गॉड पार्टिकल्स परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस का बोसॉन थ्योरी पर आधारित थी। अब देखते हैं ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी यानी गैलेक्सी है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं, मतलब 100 अरब मंदाकिनी है, उसमें 100 अरब तारे हैं। अब देखते हैं मंदाकिनी क्या होता है। तो तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दूध मेखला या आकाशगंगा मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग जो है सर्पिला है। इस मंदाकिनी के सबसे पहले गैलीलियो देखा था। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया। आकाशगंगा की सबसे जो नजदीक मंदाकिनी है देवयानी। न्यूनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी।
अब देखते हैं निहारिका। निहारिका क्या होता है, जिसको नेबुला बोलते हैं। यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारे का जन्म होता है, मतलब निहारिका से तारे का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है। सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम बीबर बनते हैं। जैसे भी न्यूट्रॉन तारे श्याम बीबर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैस होती है। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोट तारे से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ। इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादल का निर्माण हुआ। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण हैं बेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। अब देखते हैं निहारिका के कुछ प्रकार। कौन कौन निहारिका है। एक उत्सर्जन निहारिकाएं। उत्सर्जन निहारिकाएं ये होती है, यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती है। उदाहरण है चील और झील निहारिका। उत्सर्जन निहारिका का उदाहरण है चील और झील। अब प्रवर्तन निहारिकाएं, यह तारों के प्रकाश को परिवर्तित करती है। अच्छा, नामे से है प्रवर्तन निहारिकाएं। तो ये तारों या तो निहारिका के अंदर होती है या पास में होती है। उदाहरणतः प्लेइडेस निहारिका। प्लेइडेस निहारिका ये प्रवर्तन निहारिका है। अब अगला तीसरा आता है श्याम निहारिकाएं। ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपने आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। अब आता है ग्रहीय निहारिकाएं। इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारा में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इसका आकार गोल होता है। अब आता है ओरियन नेबुला। हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारों का समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक का अध्ययन ब्रह्मांड देखें, जाके देखिए भाई। अब देखते हैं सौरमंडल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौरमंडल के निकाय के द्रव्य का लगभग 99.99 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। प्लेनेमस सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडों का समूह है। अब देखते हैं सूर्य। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी द्विध्रुव मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। ये ना कि मिडिल में है, ये कोना में स्थित है। यह द्विध्रुव मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर, मतलब द्विध्रुव मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल द्विध्रुव मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगभग 25 करोड़ मिलियन, यानी 25 करोड़ मिलियन वर्ष है। 25 करोड़ वर्ष या 250 मिलियन। हाँ, वही 25 करोड़ वर्ष या 250 मिलियन है, जिसमें ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। मतलब एक चक्कर इतना लगाता है, उसको हम लोग ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में, वह ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। मध्य भाग जल्दी घूम जाता है 25 दिन में, और बाहरी वाला घूमता है 35 दिन में। अब देखते हैं सूर्य की गैसीय गोला है। इसमें हाइड्रोजन रहता है 71%, हीलियम रहता है 26.5% और अन्य तत्व है 2.5। सूर्य के केंद्र का भाग को हम लोग करोड़ कहते हैं, जिसका तापमान होता है 1.5 गुने 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। हेंसबेथ ने बताया है कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की जो दीप्तिमान सतह है प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है।
इसे वन मंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। यह सूर्य का 72वां परत है। सूर्य किरीट एक्स-रे उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। एक्स-रे उत्सर्जित करता है, इसीलिए लोग बोलता है कि सूर्य ग्रहण रहे तो बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आंख खराब हो जाएगा। अब देखते हैं सूर्य का उम्र। सूर्य का उम्र 5 मिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य ऊर्जा देते रहेगा 10 के पावर 11 वर्ष तक। मतलब गुड्डू के बेटा के बेटा के बेटा के बेटा कई गो बेटा चल जाएगा, तब तक देते रहेगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। और सौर उजाला के उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव को बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। उत्तरी ध्रुव में जाएगा तो ऑरोरा बोरियालिस, मतलब उतर के बोरा में कस लीजिए। अब दक्षिणी ध्रुव में जाएगा तो बोलेंगे ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। क्या बदल रहा है हमारा दृष्टिकोण? ब्रह्मांड में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। अच्छा सॉरी, प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशपिंडीय विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इसे भू केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री आए निकोलस कोपर्निकस ने यह दर्शाया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र पर अवस्थित है तथा ग्रह इसका परिक्रमा करते हैं। मतलब टॉलमी बोला था कि पृथ्वी केंद्र में, हाँ केंद्र है उसका, सब आकाशीय पिंड ये करता है, घूर्णन करता है। लेकिन ये आया इसके बाद ये बताया कि कोपर्निकस साहब बोला कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र। 1300 साल लग गया बताते। गुरु जी जाते तुरंत दिन तक लोग यही कहा जैसे पृथ्वी के चारों ओर सब घूमा। हम लोग से पूछता, पढ़ के तुरंत बता देते हैं। क्यों कुछ बताया था उस समय नहीं था। जो अभी नहीं पढ़ा होगा अभी तो पृथ्वी को अस्थायी समझता होगा कि पृथ्वी अस्थायी है। पृथ्वी थोड़ा घूम रहा है, सब कहता है ना सूर्य भगवान घूम रहा है। तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करता है। अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र है। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है। फिर आया है 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रे के सहायक जोहानेस केपलर, मतलब केपलर साहब आए, ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की। इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी का आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे में अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र होने का गौरव समाप्त हो गया। मतलब सूर्य भी केंद्र पर नहीं है और पृथ्वी भी केंद्र पर एक साइड पे है। हाँ, मतलब 30,000 दूर है, एक कोना में बैठा है गुड्डू जैसा। केपलर ने सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। अब देखते हैं आगे। सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। सूर्य के धब्बे का एक पूरा चक्र 22 वर्ष में होता है। 11 वर्ष बढ़ता है, फिर 11 वर्ष घटता है। जब सूर्य का सतह पर जब सूर्य के सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है, उस समय पृथ्वी के चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होता है। जब धब्बा दिखाई देने लगेगा सूर्य पे तो झंझावात उत्पन्न हो जाएगा, मैग्नेटिक स्ट्रॉम। इसे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। जब रेडियो, टेलीविजन, बिजली चलित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। एंटीना कहीं से पहले के एंटीना सीधा कर रहे हैं जो छोड़ा था। अब देखते हैं सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,92,000। पैदल हम लोग चल देंगे आराम से, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। एक बार पृथ्वी के एक बार इस पार से उस पार कीजिए, फिर उस पार से 110 बार कीजिए। हाँ, तो जाइएगा। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवा भाग, मतलब 2 अरब में से 1 भाग मिलता है। 2 अरब आएगा तब तो आदमी कोयला हो जाएगा, वो नहीं बचेगा, पिघल जाएगा। पिघल के आस पास बन के उड़ जाएगा। मतलब 2 अरब आएगा, ऐसे जैसे सूर्य आया था ऐसा आदमी का पृथ्वी सहित सब। अब देखते हैं सौर मंडल के पिंड। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ, मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि सूर्य
आर्क क्षेत्र में दिखाई देता है। आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई। अब देखते हैं सौर मंडल के पिंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के प्रयाग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया। एक आता है परंपरागत ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि वरुण अरुण। हाँ, तो परंपरागत होता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण। अब बौना ग्रह में आ गया है प्लूटो है, चिरौन है, सेरस है, 2003 यूबी 313। भाई बौना ग्रह में 3 गो है, प्लूटो और 4 गो है, प्लूटो है, चिरौन है, सेरस है, 2003 यूबी 313। अब देखते हैं लघु सौरमंडलीय पिंड, धूमकेतु उपग्रह में अन्य छोटे खगोलीय पिंड। लघु सौरमंडलीय पिंड कौन कौन सा होता है? धूमकेतु होता है, उपग्रह होता है और छोटे खगोलीय पिंड होते हैं। अब ग्रह के बारे में देखते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। शर्त कौन कौन सा है? जो सूर्य के चारों परिक्रमा करता हो, दूसरा उसके पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। गोल नहीं है तो भाई ग्रह नहीं होगा, गोल होना चाहिए। उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU के प्रयाग सम्मेलन 2006 में हुआ था, उसमें तय की गई। ग्रह इस परिक्रमा के आधार पर यम को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक आता है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, उसमें आता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। पार्थिव आंतरिक ग्रह में बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। पार्थिव ग्रह 4 होता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, क्योंकि यह पृथ्वी के सदृश होता है। यह सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित है, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह कहते हैं। अब अगला आता है बृहस्पतिय या बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह में आता है बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बृहस्पति शनि अरुण। अरे सूता रहेंगे तो वो पीछे बताएंगे, सूता रहेंगे तब अच्छा जगह वो उठाए तो बता देंगे। अब बताइए कि अब मंगल बुध बृहस्पति शुक्र एवं शनि इन 5 ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसके लिए कोई ट्रिक गुरुजी? इसको नंगी आंखों से? पार्थिव ग्रह नहीं, नंगी आंखों से किसको देखा जा सकता है? नंगी आंखों से ये जॉन बर्तन। हाँ, तो मतलब ट्रिक पूछ रहे थे जॉन कथी इसमें 2 गो बाह्य ग्रह है, 4 गो आंतरिक। नंगी आंखों से देखने वाले में आप याद कर लीजिए, दिन के नाम पे जो है वो नंगी आंखों से देख सकते हैं। बाकी 2 गो छोड़ दीजिए, जो दिन के नाम पे नहीं है 3 गो, उसको नहीं देख सकते हैं। हाँ, ये मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से ये दिन के नाम पे है, इसलिए नंगी आंखों को। एतवार तो है ये नहीं है, वो सोमवार है ये नहीं है। एतवार में रवि मतलब सूर्य तारा है, बात हो गया। अब देखते हैं आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में तो सबसे बड़ा है बृहस्पति शनि अरुण अरुण, मतलब बाह्य ग्रह को पहले घुसा दीजिए। आकार के अनुसार कहेगा तब बाह्य ग्रह को पहले घुसा दीजिए। अब बाकी बच गया 3 गो ग्रह, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध को लगा दीजिए। 5वां नंबर पर आकार में आएगा पृथ्वी। बाह्य ग्रह में कौन आता है? बृहस्पति शनि अरुण वरुण आता है ना, अरुण वरुण। तो आकार में आएगा तो पहले बाह्य ग्रह को लगाइए। तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण आ गया। उसके बाद 4 गो जो बचल है पृथ्वी शुक्र मंगल बुध को लगाइए। अर्थात शुक्र ये सब हो गया पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह को लगाइए। वही मतलब ये सीरियल वाइज नहीं है, लेकिन ये वाला बाह्य ग्रह जो है सीरियल वाइज दिया हुआ है। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह हो गया है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह हो गया है बुध। और घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम है तो शनि है, अरुण है, बृहस्पति है, नेपच्यून है, मंगल और शुक्र है। घटते हैं घनत्व के अनुसार बढ़ते क्रम में तो शनि है, अरुण है, बृहस्पति है, नेपच्यून है, मंगल है और शुक्र है। तो इसका मतलब कि बढ़ते क्रम में ना तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका हो जाएगा? शुक्र ग्रह का, और सबसे कम घनत्व किसका हो जाएगा? शनि का हो जाएगा। और सूर्य से दूरी के अनुक्रम में हमको सजाना है तो पहले हम लोग पार्थिव ग्रह को सजा देते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। उसके बाद बाह्य ग्रह को सजा देते हैं पृथ्वी शनि वरुण वरुण। सूर्य से दूरी पर हो गया बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। यानी सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध और सबसे दूर ग्रह है वरुण। और द्रव्यमान के अनुसार फिर वैसे ही सजा दीजिए। बुध
बुध मंगल शुक्र पृथ्वी अरुण अरुण और शनि और बृहस्पति। बुध मंगल शुक्र पृथ्वी अरुण वरुण शनि एवं बृहस्पति, यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति। अब देखते हैं परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो ये तीनों एक है, ये दोनों को भी सेट कर दीजिए, पार्थिव और बाह्य ग्रह को सेट कर दीजिएगा तो आ जाएगा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि रवि अरुण वरुण। परिक्रमण काल भी पूछेगा तो पहले पार्थिव ग्रह को लगाइए और उसके बाद बाह्य ग्रह को लगाइए। तो पार्थिव ग्रह में आता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और बाह्य ग्रह में आता है बृहस्पति शनि वरुण वरुण। परिभ्रमण काल के अनुसार तो बृहस्पति शनि वरुण अरुण, मतलब ये जो पहला आया था आकार के अनुसार उसमें ये आ गया। उसके बाद पृथ्वी मंगल बुध शुक्र, सही है ना? कहाँ आकार गया था, उसमें गड़बड़ नहीं है। बृहस्पति शनि अरुण में होता है, अरुण है। बृहस्पति शनि और मतलब 4 गो तक सही है, 5 गो तक सही है, बृहस्पति पृथ्वी तक सही है, बाकी 3 गो गड़बड़ हो गया, मंगल एगो घुसा दिया है। चलिए, अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम होता है शुक्र पृथ्वी बुध पृथ्वी मंगल शनि वरुण एवं अरुण। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है। अब देखते हैं बुध ग्रह को। यह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है, गुड्डू को मालूम होगा, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है। यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसमें सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। बुध में चुंबकीय क्षेत्र है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है, अर्थात यह सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों से सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। गुड्डू जी तो फ्रीज हो जाएंगे। 177 पर का होगा, 427 पर 427 पर आप पिघल जाइएगा। अब आता है शुक्र वेनस। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? क्या कि ये उल्टा घूमता है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसको शुक्र को पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहते हैं। बहन भी कहते हैं, जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। और दोनों का इसका पश्चिम से पूरब से पश्चिम में घूर्णन करता है। और तो जैसे है वो करता है। एगो अरुण है जो पश्चिम से पूर्व करता है, पूरब से पश्चिम करता है। अब आते हैं बृहस्पति। जुपिटर। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इससे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगता है। अपने धुरी पर चक्कर लगाएगा 10 घंटा में घूम जाएगा। सबसे कम ही अपना धुरी पर चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूमेगा 12 वर्ष में। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। इसके उपग्रह ज्ञानीमीड पीले रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। मतलब इसके पास एक उपग्रह है जिसका नाम है ज्ञानीमीड, जो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। अब आते हैं मंगल यानी मार्स। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षतली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 687 दिन लगते हैं। सूर्य की परिक्रमा करेगा 687 दिन। और सौर मंडल की सबसे बड़ा ज्वालामुखी सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। हम सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया
जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचाई है, इसी ग्रह पर अवस्थित है। मंगल मंगल पर। नेक्स्ट ओलंपिया। गुड्डू खरीदेंगे मंगल पर जमीन, हम लोग चलेंगे साथ में घूमने। अब देखते हैं, मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह जो है उस पर बर्फ और हिम शीतल जल की उपस्थिति का पता लगा है। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। अभी तो कर ही रहा है, 2012 में गया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया। यह भारत का पहला अंतराग्रहीय अभियान है। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसे मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा। अब देखते हैं शनि। सब पे शनि आ गया। तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि जो है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का विशेषता है इसके तल के चारों ओर बलय का होना। बलय की संख्या कितनी है? 7 है। यह आकाशगंगा के पीले तारे के समान दिखाई देता है। लाल कौन दिखाई देता है? मंगल। और पीला दिखाई देता है शनि। इसका घनत्व सभी ग्रहों जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगे। अब देखते हैं, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा कौन सा है? किसका है? बृहस्पति का। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडलीय है। अब फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। फोबे भी एक उपग्रह है जो शनि जिस दिशा में घूमता है उसके विपरीत दिशा में घूमता है। मतलब शनि किधर से किधर घूमता है? पश्चिम से पूर्व। तो ये घूमेगा पूरब से पश्चिम। अब देखते हैं अरुण। चलिए अरुण कल पढ़ेंगे। अब देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसको अच्छा चलिए अरुण पढ़ देते हैं। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है अरुण। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। माइनस नहीं है, वैसे माइनस है सर। तापमान लगभग हमें सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचता है तो माइनस होने तो कैसे आएगा? इसका खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल द्वारा की गई है। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम। इसके चारों ओर 9 वलय है। गामा, डेल्टा, एम, इप्सिलॉन। हाँ, यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ये भी एक उल्टा घूमता है। और कौन उल्टा घूमता है? शुक्र। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ सा दिखलाई दे पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। टाइटेनिया अरुण का है। टाइटन शनि का टाइटन है। टाइटन घड़ी। हाँ। अब आता है वरुण। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जोहन गाले ने की। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है, यानी यह हरे रंग का प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन के बादल छाए हुए हैं। इसके उपग्रह में ट्राइटन प्रमुख है। भाई 3 गुना में के जैसा आ गया। एगो टाइटन शनि का, टाइटेनिया अरुण का, और ट्राइटन आ जाएगा। हाँ, ट्राइटन आ जाएगा तो वरुण का। चलिए तो बताइएगा जल्दी जल्दी। तो बताइए भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। तब दोसर कौन? भूगोल का जनक, भूगोल का प्रयोग किया था इरेटोस्थेनेस। अच्छा चलिए जितना पूछा जाए उतने बताइए। जय पीरियोडस
बुक कौन लिखा है? जय प्रियोडस कौन लिखा है जी? हिकेटियस लिखा जस है। प्रियोडस वही जस जगह है तो प्रियोडस। जगह कहते हैं। अच्छा, जस प्रियोडस गलत लिख रहे हैं। जस प्रियोडस हिकेटियस लिखा था इसलिए व्यवस्थित रूप से हुआ है। और संभववाद विचारधारा के समर्थक कौन थे? संभववाद के दूगो तो बोले थे ना ये ब्लॉस और फ्रेबे। फ्रेबे फाइब्रे हाँ फ्रेबे हाँ फाइब्रे फैब्रे जैसे याद करना है। और निश्चयवाद के थे रीटर, रेटजल, हटिंगटन। हटिंगटन हटिंगटन। हाँ अब बताइए कि ये जो मतलब परिभाषा दिया गया है उसमें भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है। ये कौन बोला था? ये तो एगो टोलमी था। और एगो क्लेडियस का। एगो टोलमी तो याद है कि 1300 साल तक ये घुमाया था सबको। अब बताइए महाविस्फोटी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लेमेंथियर, जॉर्ज लेमेंथियर पादरी थे। और इसका व्याख्या कौन किया था? महाविस्फोटी सिद्धांत की व्याख्या कौन किया था? ये तो उसे कोपर्निकस नहीं, रॉबर्ट हम रॉबर्ट हम्बोल्ट रॉबर्ट बेगोनेर। बेगोनेर बेगोनेर बेगोनेर। वो मतलब वो दे दिया था लेकिन वो व्याख्या नहीं कर पाया था कि मतलब कैसे कैसे होता है। लेकिन ये जो आया तब रॉबर्ट बेगोनेर इस सिद्धांत की नहीं बता दिए लेकिन इस सिद्धांत की पूरा व्याख्या करते जा ऐसे ही फुटा ऐसे। आंदोलन सिद्धांत कौन दिया है? डुल रहा था दोलन हो गया संडेजा। संडे को डुलिएगा। महाविस्फोटी घटना आज से कितना वर्ष पूर्व हुआ है? 13.7 अरब वर्ष। अब बिग बैंग मतलब परिघटना की पुष्टि कब किया गया कि मतलब ये सही है? 140 2001 में ही नहीं आया था मैप माइक्रो? ब्रह्मांड का व्यास बताइए कितना है? सूरज का व्यास 13,92,000। ब्रह्मांड का ही पूछ रहा है। ब्रह्मांड का 7.5 अरब कितना है? बताइए तो। ब्रह्मांड का बताइए तो। ब्रह्मांड का तो 10 के पर 8 प्रकाश वर्ष से पता नहीं कहाँ व्यास है। प्रकाश की चाल में लगे बताने। हाँ तो प्रकाश वर्ष तो दिया है कहाँ दिया? ब्रह्मांड का दिया होगा कहीं। ये क्या यहाँ दिया है? ब्रह्मांड का व्यास जो होता है 10 के पर 8 प्रकाश वर्ष होता है। अब ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी हो। उसमें भी 100 अरब तारा है। न्यूनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सा है? न्यूनतम क्या? ड्वार्फ मंदाकिनी है। छोटका पौना। हाँ, पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम क्या है? पृथ्वी की मंदाकिनी हम तो आकाशगंगा में रहते हैं, मिल्की वे जिसे कहते हैं, दूध मेखला कहते हैं। आकाशगंगा की सबसे नजदीक मंदाकिनी का नाम बताइए। भाई एंड्रोमेडा है, देवयानी जिसे बोलते हैं हिंदी में। और हिंदी में हम लोग इंग्लिश नहीं ना पढ़ते हैं। एंड्रोमेडा। अच्छा, अब बताइए कि आप ये बता सकते हैं कि प्लेनेमस मतलब क्या है? प्लेनेमस क्षुद्र ग्रह है। सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह। जुड़वा पिंड है। प्लेनेमस मतलब वो सब गलत अर्थ मत निकालिए। प्लेनेमस ऐसे प्लेनेमस जो है सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा ग्रह है। जुड़वा है, गलत मत सोचिएगा। बीच में है वीडियो चल रहा है वो सब नहीं होता है, एडिट नहीं करते हैं। आज चलिए अब बताइए कि जो हमारी मंदाकिनी से जो मान लीजिए सूर्य है वो मतलब कितना दूरी पर कोने में स्थित है? 25 करोड़ 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। हाँ, ये बताइए कि मतलब वो घूमता के परिक्रमण काल कितना है सूर्य का? मतलब 25 करोड़ वर्ष। हाँ, 250 मिलियन। 250 मिलियन। अब सूर्य में मतलब हाइड्रोजन का मात्रा 71%, हीलियम में आपको 24.5% और 26.5 ऑन 2.5%। अब बताइए कि मतलब सूर्य का जो मध्य है उसका मतलब तापमान कितना होता है? मध्य क्रीट का आपको ये होगा, बाहरी कोर होता है, क्रीट नहीं होता है। क्रीट बाहरी होता है। हाँ, कोर का क्रोड होता है। कितना 1.5 गुना 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस। 7 डिग्री। और सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए कि कितने तापमान पर सूर्य पहुंचता है
तो 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। बाप रे, मुझे पता है, बता। 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो 4 गो हाइड्रोजन नाभिक मिलके एक हीलियम हीलियम का निर्माण करेगा। 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो 4 वही सूर्य सेल्सियस में पानी उबलता है। वही ना, ये दो जाकर 4 मिलियन मिलके वही सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और सूर्य का जो दीप्तिमान सतह है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। दोनों फोटोस्फीयर बोलते हैं। अब बताइए कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग को क्या बोलते हैं? किरीट। एकदम सही। और उससे कौन सा मतलब वो प्रकाश उत्सर्जित होता है, कौन सा रे? एक्सरे कहते हैं। और सूर्य का उम्र बताइए कि कितना है? 30 मिलियन है। 5 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन। है। भविष्य में सूर्य जो है ऊर्जा कितने दिन तक देते रहेगा? 10⁻11 वर्ष। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8.8 मिनट। हाँ ठीक है। 0.6 सेकंड। और सौर मंडल का जो उत्तरी ध्रुव पर जब पहुंचता है तो उसको क्या बोलते हैं? अरोरा बोरियोलिस एक होता है। और ऑस्ट्रेलिया नीचे है ना, तो दक्षिण में है, तो दक्षिण में आ गया। और जो सूर्य में धब्बा बनता है उसका मतलब एक चक्र कितना दिन का होता है? 11 वर्ष। नहीं, 11 वर्ष नहीं, एक चक्र 22 वर्ष। 22 वर्ष नहीं, 11 और सूर्य का व्यास बताइए कितना है? और अभी ना बोले थे सूर्य का व्यास ही। हाँ तो बताइए ना, अभी बोले थे लेकिन अब बंद करके बताइए। सूर्य का व्यास दिया नहीं होगा कहीं? नहीं दिया होगा, इधर दिया होगा, इधर। बताइए सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास होगा जो होगा सो। हाँ, जो 10 होगा। का पावर कितना? सूर्य का व्यास है 13,92,000। उसी समय सूर्य का व्यास ना, हम क्या चीज लगे सोचने हो। आप दूसरे जगह सोच रहे हैं। अब पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना गुना है? लगभग 13 लाख गुना। 110 गुना। हाँ चलिए 110। और सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। और व्यास जो है 110 गुना है। ठीक है। अब पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना भाग मिलता है? 2 अरब भाग। ठीक है। अच्छा, बौना ग्रह में बताइए कौन कौन सा आता है? प्लूटो है सबसे पहले, चेरोन है, यूबी 313 है, एगो है सेरस। अब प्लूटो ग्रह जो है अपना ग्रह का जो ये परमाणु है वो खो दिया है, मतलब कब? 2006 में नासा ने उसको हटाया था। अब ग्रह सम्मेलन में। अब बताइए कि पार्थिव ग्रह में कौन कौन सा ग्रह आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अच्छा, सूर्य से जो है सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है? वरुण। अब बताइए कि पृथ्वी के परिभ्रमण काल के अनुसार मतलब सबसे ज्यादा कौन समय लगाता है? सबसे ज्यादा बृहस्पति। परिभ्रमण काल वही ना लगाएगा ज्यादा। सबसे ज्यादा समय लगाएगा शुक्र लगाता है। अब द्रव्यमान के अनुसार ग्रह में मतलब सबसे भारी कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा बुध। और सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे दूर कौन सा है? वरुण। अच्छा, घनत्व में सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? सबसे ज्यादा घनत्व शुक्र का। और सबसे कम घनत्व? शनि का। बिल्कुल सही, एकदम सही है। गैसीय ग्रह है शनि। इसमें 7 वलय होता है, पानी में रखिएगा तो तैरता है। अब बताइए कि झुकाव के आधार पर सबसे झुका हुआ ग्रह कौन सा है? लेटा हुआ ग्रह इसको कहते हैं। बता दीजिए। अरुण को। और सबसे कम झुका हुआ कौन सा है? शुक्र है। वही इसीलिए ना उसको जुड़वा बहनी सब सेम। सबसे कम झुका हुआ है। ठीक है, शुक्र है। अब बताइए कि कौन सा दो ऐसा ग्रह है जो मतलब उल्टा चक्कर मारता है? अरे होने से दूसरा, इन्हें से दूसरा। शुक्र और दोनों साइड से दूसरा। दोनों इसका चक्कर क्या है? पूरा पश्चिम। सब पश्चिम से पूरा। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। और सूर्य के निकलने के कितना देर पहले बुध निकल जाता है? 2 घंटा पहले। 2 घंटा पहले। अच्छा, अब बताइए कौन सा ऐसा मतलब उपग्रह है जिसके पास कोई कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं? बुध, शुक्र। अच्छा, अब पृथ्वी के भग्नी ग्रह किसको कहते हैं? क्यों कहते हैं? सेम झुका हुआ है। घनत्व, आकार और व्यास समान है। अब बताइए कि बुध पर
तापांतर कितना है, तापों में अंतर कितना है? बुध पर तापों में अंतर है -173 है। तापों में अंतर, तापांतर में दोनों को दोनों जोड़ेंगे को जोड़ के जो आएगा 600 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए कि बुध का सबसे विशिष्ट गुण कौन सा है? बुध का सबसे विशिष्ट गुण बताइए एक तो। इसका चुंबकीय क्षेत्र है इसके हाँ, पास। चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय। विशिष्ट होते हैं। तभी है। अब बताइए कि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। शनि। अब मंगल का दो उपग्रह का नाम बताइए। दिवस अब बताइए कि मंगल सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में करता है? 128 दिन है। 687 दिन। 687 मंगल 687 88 दिन बुध है। अब मंगल का बताइए कि उसका कक्षतलीय झुकाव कितना है? 66 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री है। 66 चल हाँ। अब मंगल का जो लाल ग्रह, मतलब मंगल को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? फेरस ऑक्साइड वहां पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड। फेरस किसको कहते हैं? मिट्टी में पाया जाता है। फेरस क्या कहते हैं? एफी को आयरन नहीं कहते हैं। वही इंग्लिश में बोल दिए गुरु। आयरन ऑक्साइड वही ना है हम सर। अब बताइए कि मतलब रुकिए आयरन एफी लाल मिट्टी का रंग अगर देगा कि किसके कारण होता है तो फेरस ऑक्साइड देगा चाहे आयरन ऑक्साइड, दोनों में से कोई नहीं देगा। दोनों देता है। आयरन ऑक्साइड देगा। सबसे ज्यादा सिर्फ हाँ दोनों नहीं देगा। दोनों देता चलिए, है। आयरन सुनिए, आयरन का मतलब फेरस होता है। स्पीड निकालिए। अच्छा चलिए अभी बाद में देखते हैं। बाद में देखते हैं। ऑक्साइड देता है। फेरिक नहीं देगा, फेरस हम फेरिक। क्या बोले? हम फेरस ऑक्साइड बोले, फेरस चलिए FeROS। अच्छा चलिए आप बताइए कि मतलब शनि में बलयों की संख्या कितनी है? 7। अब बताइए कि इसमें मतलब इसका घनत्व, मतलब ये बता देते हम कि इसका घनत्व बहुत कम है, यानी जल में तैरता है। टंकिया में शुरू हुए थे, अब टंकिया में तैरता है ना। हाँ। टंकिया में तैरता है। अब बताइए कि वरुण ग्रह का खोज कब किया गया था? वरुण ग्रह 1846 में। अब उसका मतलब बना दीजिए कौन सा वैज्ञानिक या खगोलज्ञ था जो किया था? जोहान गाले वरुण ग्रह का खोज किया था। वरुण खोजिए गाले जी। अब बताइए कि इसको मतलब हरे रंग का ग्रह है, इसको मतलब हरा रंग किस कारण से ये मतलब दिखाई देता है या है? मिथेन। हाँ, मिथेन का बादल छाया हुआ रहता है। अब वरुण ग्रह का मतलब एक प्रमुख जो है उपग्रह का नाम बताइए। ट्रिटन। हाँ ट्रिटन, ठीक है। ट्राइटन सही है। एकदम ट्राइटन, ट्रिटन। अब बताइए कि आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति से अरुण है। अरुण। अच्छा, अरुण का खोज बताइए कौन किया था? बताइए आप। विलियम हर्शेल। अब बताइए। विलियम हर्शेल। अब बताइए कि अरुण ग्रह के बलयों की संख्या कितनी है? 5 में है। बलयों की संख्या 9 है। उसका 7 है, इसका 9 है। दूगो कंफ्यूजन हो गई था ना। दूगो शनि के उपग्रह का नाम बताइए। टाइटन। शनि क्या है? उपग्रह टाइटन। अरुण के उपग्रह का नाम? ट्रिटन। ना अरुण का हो जाएगा, आपको जानते हैं? ट्रिटन नहीं होगा, टाइटेनिया। टाइटेनिया। तो टाइटन और क्या हो जाए? ट्रिटन। अरुण का ट्रिटन। लेटा हुआ ग्रह या झुका हुआ ग्रह किसको बोलते हैं? वरुण का नाम अरुण को बोलते हैं। लेटा हुआ झुका हुआ अरुण। मतलब इसका भी जो है चक्कर पूरब से पश्चिम। पूरब से इसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है, पूरब में अस्त होता है। अब फोबे नामक मतलब उपग्रह किसका है? फोबे अरुण का है। फोबे है शनि का। फोबे उसका प्रमुख हो जाएगा टाइटन। और भी उसी का है। चलिए आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग पढ़ेंगे, पृथ्वी से शुरू करेंगे। पृथ्वी से